Hello everyone. Welcome to जयदेव क्लासेस फॉर जीआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज की क्लास में मैं कराने वाली हूं आप लोगों को मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन रिगार्डिंग द एससी कमीशन, यानी शेड्यूल कास्ट कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 330, आर्टिकल 386, आर्टिकल 338 या आर्टिकल 370। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली मैंने आंसर टिक नहीं किया हुआ है, तो आर्टिकल 338 इज अ करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर 338 हो जाएगा। चलिए, नेशनल कमीशन अगर आप देखोगे, शेड्यूल ट्राइब्स अगर आप देखो तो ये एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, साथ ही साथ इसको स्टेब्लिश किया गया था 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग। 89th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ और ये फोर्स में आया 19 फरवरी 2004 में। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब हैज सेट अप द अंडर आर्टिकल, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो नेशनल कमीशन था ना शेड्यूल कास्ट, तो वो 338 में था, तो इसके बाद नेशनल कमीशन और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब को अलग कर दिया गया, एससी एसटी वाले को अलग कर दिया जाता है, तो एसटी वाला जो बनाया तो 338 के थ्रू बनाया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से इन दोनों को अलग कर दिया गया और ये बनाया गया था ये यहाँ पर कि भाई सेफ गार्ड कर पाए, प्रोवाइडेड द शेड्यूल ट्राइब अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बेसिकली अगर आप देखोगे जब इसमें अमेंडमेंट किया गया विद द अमेंडमेंट ऑफ अर्स्टवाइल नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वाज रिप्लेस्ड बाय टू सेपरेट कमीशन। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट पहले इसको किया गया, फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इनको दोनों को सेपरेट कर दिया गया। और फर्स्ट कमीशन जो था, ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया 2004 में कुंवर सिंह के साथ एज अ चेयरपर्सन। तो कुंवर सिंह इसके चेयरपर्सन थे, किसके? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के। तो इसका काम क्या था बेसिकली, अगर आप देखो ये जो कमीशन है इन्वेस्टिगेट करता है, मॉनिटर करता है ऑल मैटर्स को जो रिलेटेड होते हैं सेफ गार्ड प्रोवाइडेड फॉर शेड्यूल ट्राइब अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे इंक्वायर करता है स्पेसिफिक कंप्लेंट्स को जो कि राइट्स के डेप्रीवेशन के लिए होती है, कि हाँ भाई कुछ विशिष्ट शिकायतों की जांच करना इसमें आप लोगों का शामिल होता है। बेसिकली इसमें इंक्वायर करते हैं कुछ स्पेसिफिक कंप्लेंट्स को जो कि मैंने आप लोगों को अभी बताया है ना, जो सुरक्षा उपायों से वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना, साथ ही साथ पार्टिसिपेट करना, एडवाइस करना प्लानिंग प्रोसेस में ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसके? शेड्यूल ट्राइब्स के। तो ये ध्यान रखिएगा सारे बच्चे। उसके बाद प्रेजेंट अगर आप देखो, टू प्रेजेंट द प्रेसिडेंट एनुअली एज द सच अदर टाइम एज अ कमीशन टू डीम फिट। तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, जो कमीशन होता है वो बेसिकली प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट देता है। ठीक है, और जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं यूनियन और स्टेट के लिए यहाँ पर लिखते हैं। और ऐसे में क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट ये जो रिपोर्ट होती है वो बेसिकली किसके समक्ष पेश कर देते हैं? पार्लियामेंट के समक्ष। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। तो राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधान के अधीन हो सकते हैं, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिविलेजेस of the legislature in India? The right to punish debate and proceeding and the right to restrain others from publishing, the privilege of excluding strangers from the house, the right to regulate its internal matters, the right to punish member of outside from the breach of privilege। तो यहाँ पर आप लोगों को कोड्स दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। इस क्वेश्चन की आप हिंदी देख सकते हो, भारत में विधानमंडल के विशेष अधिकार निम्नलिखित में से कौन से हैं? बहस और कार्यवाही प्रकाशित करने का अधिकार और दूसरों को प्रकाशन से प्रतिबंधित करने का अधिकार, अजनबियों को घर से बाहर करने का विशेष अधिकार, अपने आंतरिक मामलों को विनियमित करने का अधिकार, विशेष अधिकार भंग करने के लिए सदस्यों और बाहरी लोगों को दंडित करने का अधिकार। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप देखोगे जो प्रिविलेजेस हैं लेजिस्लेचर इन इंडिया के, तो ये सारे ही हैं। इसके अंदर आप देखोगे राइट टू पनिश है, डिबेट इन प्रोसीडिंग, राइट टू पब्लिश है, डिबेट एंड प्रोसीडिंग, राइट टू रिस्ट्रेन है ना, एक्सक्लूड करना स्ट्रेंजर्स को, राइट टू रेगुलेट इट्स इंटरनल मैटर्स, राइट टू पनिश मेंबर्स है ना, आउटसाइडर फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, अरेंज करना इन फॉलोइंग पीशन मूवमेंट्स को इन इंडिया के अंदर। ठीक है, इन इंडिया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो यहाँ पर सिंगूर है आपका, ठीक है, बारदोली मूवमेंट है, तेभंगा मूवमेंट और चंपारण मूवमेंट है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या होगा,
वेरी गुड वेरी गुड। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसके जो ईयर थे मैंने आज ही आप लोगों को स्पेशल क्लास में बताए थे, है ना। कल बताए थे मैंने आप लोगों को स्पेशल क्लासेस में, इसीलिए इसके ईयर आप सभी को याद होंगे, सिंगूर, बारदोली, तेभंगा और चंपारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई करना है आपको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इवेंट्स रिलेटेड टू फेडरलिज्म इन इंडिया। तो आप लोगों को लगाना है कि कौन पहले आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का देखिए आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन है, राजमन्नार कमेटी है, पुंछी कमीशन है और वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम है। ठीक है, तो ये हाँ, तो यही चीज आप लोगों को बतानी है। मैं आप लोगों को हिंदी दिखा देती हूँ अगर आपको हिंदी देखनी है। सबसे पहले हम लोगों का जो आएगा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आएगा आपका राजमन्नार। सबसे पहले राजमन्नार आएगा। आज ये मैंने कल करवाया है आप लोगों को। ठीक है, कल स्पेशल क्लास में अगर आप डेली आते हो मेरी जो अनअकैडमी पे होती है वहां पे मैं कराती हूँ। ठीक है, तो राजमन्नार कमेटी कब की हो जाएगी, ये है 1969 की। ठीक है, और आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन जो है बेसिकली, तो ये कब का है, ये 1973 का है। ठीक है, और जो आप लोगों का वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम है ये कब का है, ये 1971 का है। वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया था, चलो सबके बारे में बता देती हूँ। राजमन्नार कमेटी जो बेसिकली 1969 की तमिलनाडु सरकार ने डॉक्टर वीपी राजमन्नार की अध्यक्षता में यहाँ पर सेंटर स्टेट रिलेशन को रिव्यू करने के लिए यहाँ पर इसको गठन किया था। इसका ये 3 मेंबर कमेटी थी, ध्यान रखना, और इसने जो रिपोर्ट सौंपी थी वो 1971 में सौंपी थी। ठीक है, इसी कमेटी के अंदर वित्त आयोग को एक स्थायी निकाय बनाने के लिए रिकमेंड किया गया था। साथ ही साथ अनुच्छेद 356, 357 और 365 को पूरी तरह से समाप्त करने की बात की गई थी। साथ ही साथ राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्री परिषद के पद धारण करने का जो प्रावधान है उसे समाप्त करने की बात भी की गई थी। साथ ही साथ आईएएस, आईपीएस, है ना, ये जो होती है आपकी आईएफएस, इनको भी खत्म करने के लिए बोला गया था राजमन्नार कमेटी में। उसके बाद आप लोगों का आनंदपुर साहिब, ये 1973 का जो अकाली दल है पंजाब का, तो उसमें एक बैठक में राज्य को धार्मिक और राजनीतिक मांगों के संबंध में एक प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी। इस प्रस्ताव में बोला ये गया था कि भाई सभी राज्यों के लिए समान प्राधिकार और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। फिर वेस्ट बंगाल में आ जाओ, 1977 का है। इसमें पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों पर एक स्मरण पत्र या फिर आप बोल सकते हो मेमोरेंडम को पब्लिश किया था और उसे केंद्र सरकार को दिया था। इसमें उन्होंने संघीय शब्द की जगह संघीय शब्द रखा, संघ की जगह संघीय है। केंद्र सरकार, यहाँ पर उन्होंने राष्ट्रपति शासन को 356, 357 और 360 को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए ये कहा, और केंद्र द्वारा प्राप्त राजस्व का 75% हिस्सा राज्य को दिया जाए, ये भी इसमें बोला गया था। फिर आता है पुंछी कमीशन। पुंछी कमीशन बेसिकली आप लोगों का कब का है, पुंछी कमीशन था 2007 का। कब का था, 2007 का था आपका पुंछी कमीशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन जो है इंडियन कैपिटलिज्म को धर्मशाला कैपिटलिज्म कहता है। तो भारतीय पूंजीवाद को धर्मशाला पूंजीवाद के रूप में किसने वर्णित किया था ये बताना है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, राजकृष्ण। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में आपके वीके आरवी राव थे, जे भगवती थे, अमर्त्य सेन थे और राजकृष्ण थे, तो यहाँ पर राइट आंसर राजकृष्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एसोसिएटेड नहीं है इलेक्ट्रल रिफॉर्म इन इंडिया। तो आपका तारकुंडे कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी, एन वोहरा कमेटी या इंद्रजीत गुप्ता कमेटी। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। जल्दी से देखो कौन सी राइट आंसर होगा इसमें। ठीक है, इसमें राइट आंसर जो होगा आप लोगों का तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एन वोहरा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एन वोहरा हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा एन वोहरा इज अ करेक्ट आंसर। उसके बाद अगर आप देखो ये जो कमेटीज दे रखी हैं आप लोगों की बेसिकली, है ना, तारकुंडे कमेटी है और इसके अंदर आप लोगों की दिनेश गोस्वामी कमेटी है,
है ना। तो ये जो कमेटीज थी ना बेसिकली, तो ये सब किस पर थी, ये सब आपकी इलेक्ट्रल रिफॉर्म से रिलेटेड थी कि भारत में क्या होना चाहिए, भारत के अंदर इलेक्शन में मतलब एक तरह से सुधार होना चाहिए। ठीक है, तो चुनाव सुधार की यहाँ पर मतलब एक तरह से इलेक्शन रिफॉर्म की बात की गई थी कि इलेक्शन रिफॉर्म होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा सारे बच्चे। चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाई गई है ना, और भी एक तरह से इसमें आप लोगों का और भी था। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये अप्रोचेज आप लोगों को नजर आ रही हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इनको सिक्वेंशियल ऑर्डर में लगाना है। बिहेवियरल अप्रोच है, सिस्टम है, इंस्टीट्यूशनल है, पब्लिक पॉलिसी अप्रोच है। जल्दी से कोट्स देखो, क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर। इसका राइट आंसर जो होगा आप लोगों का वो हो जाएगा, हिंदी देख लो, निम्नलिखित दृष्टिकोणों को व्यवस्थित करना है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। देखो सबसे पहले आएगा आपका इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, ठीक है, फिर आएगी बिहेवियरल अप्रोच। मैंने आज आप लोगों को क्लास में भी बताया था, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के अगेंस्ट आई थी बिहेवियरल अप्रोच, और बिहेवियरल अप्रोच के अगेंस्ट में आई थी कौन सी, न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच आई थी ना, न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। फिर आप देखो, फिर यहाँ पर सिस्टम अप्रोच आ जाती है। सिस्टम अप्रोच के बाद आपकी लास्ट में आती है पब्लिक पॉलिसी अप्रोच। पहले इंस्टीट्यूशनल फिर बिहेवियरल। ठीक है, आप सबको पता है ना इंस्टीट्यूशनल जो जेम्स ब्राइस थे, जेम्स ब्राइस को किसने मेयर फैक्चुअलिज्म कहकर किसने क्रिटिक किया था, डेविड ईस्टन ने। वो कहते हैं अरे ये तो सिर्फ मेयर फैक्चुअलिज्म है। जो ब्राइस थे है ना, जेम्स ब्राइस, तो वो किस पर फोकस करते हैं, फैक्ट फैक्ट फैक्ट, है ना, इस पर फोकस करते हैं। चलो ये आज आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, गिवन बिलो। यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दी हुई है, असर्शन एंड रीजन। ठीक है, सिलेक्ट करना है। तो असर्शन कहता है कि सिविल सर्वेंट इन इंडिया डू नॉट हैव एनी पॉलिटिकल राइट्स। रीजन कहता है न्यूट्रलिटी इज द होल मार्क ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। हिंदी में क्वेश्चन देख लो और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। भारत में सिविल सेवकों के पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं है। कारण कहता है तटस्थता भारत में नागरिक सेवाओं की पहचान है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। डिटेल कोर्स चल रहा है पॉलिटिकल साइंस पर, अगर आप आना चाहते हैं आ सकते हैं। क्रैश कोर्स चल रहा है पॉलिटिकल साइंस पर 11 AM, स्पेशल क्लासेस 4 PM डेली हो रही हैं। ठीक है, अगर आप यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आ सकते हो। कंप्लीट 3 मंथ का कोर्स है, 45 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है, आ सकते हो। और डेली आप लोगों के लिए यूनिट बेस्ड टेस्ट होते हैं, वीकली फुल मॉक टेस्ट होते हैं। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेकर आ सकते हो। देखो 1 मंथ और 3 मंथ के सब्सक्रिप्शन प्राइसेस जो है वो बढ़ने वाले हैं, तो आप लोग लेके आ सकते हो। मीनाक्षी लाइव यूज करना, आप लोगों को मिलेगा 10% का डिस्काउंट। ठीक है, तो 10% के डिस्काउंट मिलने से आपको क्या होगा, इसके अंदर आप लोगों को अच्छा वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पेपर 1 पेपर 2 की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आइकॉनिक लेना चाहते हो आइकॉनिक ले सकते हो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन स्ट्रक्चरल असेसमेंट एनालिसिस मिल जाता है, रोड ब्लॉक्स रिड्यूस हो जाते हैं, क्लियर रोड मैप मिलता है प्रिपरेशन के लिए, आप स्टेब्लिश कर पाते हो कमांड अपने सब्जेक्ट पर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप आ सकते हैं, यूज करना मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।